आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ रहे थे उसमें ऑर्बिटल एनालिसिस को हमने पढ़ा था, जो कि बहुत अच्छे से हमने मैथमेटिकली उसकी जितना भी डिस्क्रिप्शन था या उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है वो हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है। अब उसमें बचे हुए थे दो टॉपिक, एक था आपका स्टेरिक एनालिसिस और दूसरा था एनर्जेटिक एनालिसिस। ठीक है। अब इनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी ऑर्बिटल एनालिसिस के लिए, जिसमें हम लोगों ने आइडियल, नॉन आइडियल और अनहाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स देखे थे, उसी के बेसिस पे हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप जो है स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे स्टेरिक एनालिसिस, स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक एनालाइजेशन, एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूल था, देखिए जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पहली चीज़ हो जाती थी हमारे लिए आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हो जाता था? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें आयोटा की वैल्यू हम लोग क्या लेते थे? एज अ इंटीजर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को ले लिया करते थे। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे स्टेरिक एनालिसिस पढ़ेंगे और आइडियल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर हम लोग CH4 मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे इसका एग्जाम्पल समझने के लिए। दूसरा हमारे पास में क्या आता था? नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ये नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता था, इसमें जो आयोटा की वैल्यू होती थी वो होती थी फ्रैक्शनल। कैसी होती थी? फ्रैक्शनल होती थी। इसलिए नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन वाले के अंदर हम लोग क्या पढ़ लेते थे? हम इसको बोल देते थे कि ये एक फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। ठीक है। इसके अंदर जिस मॉलिक्यूल को हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा हमारा NH3। ठीक। तीसरा जो मॉलिक्यूल हम देखते थे, ये होता था आपका अनहाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता था? अनहाइब्रिडाइज्ड होता था। और इसमें जो आयोटा की वैल्यू होती थी वो इनसिग्निफिकेंट होती थी। ठीक है। तो इसके लिए जो हम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे वो होगा हमारा PH3। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले आइडियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ में। तो हेडिंग डालेंगे आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, हेडिंग हम लोगों ने यहाँ पे डाल ली है। इसके अंदर जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, दैट इज CH4। ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल CH4, यानी कि मीथेन। ठीक है। अब मीथेन में ये जो कार्बन है हमारा सेंट्रल एटम, इसकी एक्साइटेड स्टेट हम लोग देख लेते हैं कैसी होती है। भाई सबको पता है एक्साइटेड स्टेट इसकी कैसी होगी। ये होगा मेरे पास में एक S ऑर्बिटल, ये होगा मेरे पास में P ऑर्बिटल। ठीक है। इसको मैं अब कह देता हूँ 2s और इसको मैं कह देता हूँ 2p। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इनमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि जब ये आपस में कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, जब ये आपस में कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, तो इनकी कैरेक्टर शेयरिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जब S कैरेक्टर यहाँ पे जाना चाहता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तभी तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है कैरेक्टर्स की। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2p और 2s के अंदर जो कैरेक्टर शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ स्टेरिक स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि दोनों ही जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में कैरेक्टर शेयर करना चाहते हैं, ताकि एक का तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइजेशन हो जाए, जिसको हम लोगों ने माइनर बोला था फैक्टर, और स्टेरिक स्टेबलाइजेशन जिसको हम लोगों ने मेजर फैक्टर बात की थी। ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों आपस में कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं जिनसे बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन्स का,
ठीक है, CH4 में, जिनसे हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होता है। ऐसे आप देखेंगे ये कैसे होते हैं, ये सिमिलर एनर्जी के होते हैं। ये कैसे हो गए आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, इनकी एनर्जी जो है वो लगभग सिमिलर होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो CH4 का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे भी जो है, सॉरी 90 डिग्री बोल रहा हूँ, 109 डिग्री पे 28 मिनट्स का यहाँ पे आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक स्टेबलाइजेशन भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबलाइजेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनके अंदर जो परसेंट एस कैरेक्टर है चारों में कैसा है, इक्वलेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप बताइए मुझे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ये स्टार्टिंग में जब एनालिसिस पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको क्लियर किया था। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बनी है, आप देखेंगे कि परसेंट एस कैरेक्टर चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम है, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा हो जाएगा, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसी को मैं ये कह सकता हूँ कि ये आइडेंटिकल है। ये कैसे हैं भाई, आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ गया कि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ज़रूरी है। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन यहाँ पे जो मेजर फैक्टर हमने लिया है वो तो होना ही होना है, और वो क्यों होना है वो स्टार्टिंग में आपको CH4 मॉलिक्यूल के ऊपर पूरी कहानी बयां कर चुका हूँ कि CH4 के अंदर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल हाइड्रोजन एटम्स जो उसके अंदर ऐड होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, उसकी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन आता है। और इसी स्टेरिक रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए परसेंट एस कैरेक्टर P के साथ में उनको ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। हमको पता है परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल के। तो जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल भी वहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसीलिए जो यहाँ पे आपको 90 डिग्री के पहले देखने को मिल रहे थे स्टार्टिंग, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जो मॉडल, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ 90 डिग्री की ना होते हुए जैसे ही हमने उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा को देखा तो हमें पता लगा कि ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स पे है। इसीलिए हमको ये समझ में आता है कि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉन नॉन आइडियल की, किसकी बात करूँगा मैं, नॉन आइडियल की। यहाँ पे जो हमने बात की थी वो हो गई थी आपके आइडियल के लिए। सेकंड वाला जो आता है हमारे पास में नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल के लिए आप क्या देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था NH3। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया था NH3। अब इसी जो नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमसे कहता है 2s2 और 2p3। यानी कि मेरे पास में ये जो s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लोन पेयर को शो करते हैं नाइट्रोजन के, और वहीं मेरा जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे इस वाले केस के अंदर एस की जो एनर्जी है वो तो लो है पहले से, और यहाँ पे इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबलाइजेशन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यानी कि अपने कैरेक्टर्स को ये शेयर नहीं करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। लेकिन इस केस में जो पी ऑर्बिटल है ये कहता है कि भाई तू मेरे साथ में जो है कैरेक्टर्स को शेयर कर ले, क्योंकि जो हाइड्रोजन मेरे साथ ऐड होंगे उसके अंदर मुझे रिपल्शन देखने को मिलेगा, और वही रिपल्शन जो है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को गड़बड़ा देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसके लिए है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको हाइड्रोजन ऐड करना है। एस ऑर्बिटल को तो कुछ नहीं करना, इसलिए वो अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो शेयर नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे शेयरिंग नहीं करनी है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज पहले से ही है और वो चाहता नहीं है। अब ये देखिए रीज़न क्या है कि एस ऑर्बिटल जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसके साथ में हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों नहीं बनाना चाहता। यानी कि मैं आपसे ये कह दूं कि जो 2s ऑर्बिटल यहाँ पे है वो कभी भी मिक्स नहीं होना चाहता 2p ऑर्बिटल के साथ में। क्यों? उसके दो रीज़न है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल never want never want to mix never want to mix with 2p orbital because of following रीजंस। अब ये रीजंस कौन कौन से हैं वो आप समझिएगा। देखिए फॉलोइंग रीजंस, अब ये रीज़न कौन कौन से हैं। पहला रीज़न अगर मैं आपसे बात करता हूँ, चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा यहाँ पे। मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो है ये न्यूक्लियस है और ये रहा हमारा 2s और ये रहा 2p। अब देखिए अगर ये अपने कैरेक्टर्स यहाँ पे शेयर करते हैं, अगर ये अपने कैरेक्टर्स यहाँ पे शेयर करेंगे तो हमारे पास में देखने को मिलेगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हुए, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ये एस की जो एनर्जी थी वो पहली चीज़ तो बढ़ गई। क्या हो गया? एस की एनर्जी बिना मतलब ही बढ़ गई। लो एनर्जी पे रहता था ये कैसा रहता था? लो एनर्जी पे रहता था, बट इसकी एनर्जी अब क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो पहला रीज़न कि वो अपनी एनर्जी बिना मतलब इंक्रीज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली, वो पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। दूसरा रीज़न जो रहेगा कि जैसे ही वो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज बनाएगा, sp3 बनाए sp2 बनाए जो भी है, उस केस के अंदर यहाँ पे वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। अब देखिए हर कोई ऑर्बिटल चाहता है, एस ऑर्बिटल जो होते हैं या जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर हमेशा चाहते हैं कि वो न्यूक्लियस के पास रहें, न्यूक्लियस के संरक्षण में रहें, न्यूक्लियस का चार्ज उनके पास हमेशा बना रहे। तो वो यहाँ पे नहीं, न्यूक्लियस से दूर नहीं जाना चाहते हैं। अगर वो न्यूक्लियस से दूर नहीं जाना चाहते हैं तो ये भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है वो अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो शेयर नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं दो रीजंस में। पहला रीज़न जो होगा, पहला रीज़न होता है एनर्जी एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और सेकंड रीज़न हम लोग ये लिख सकते हैं, सेकंड रीज़न में हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज। अब ये देखिए दो रीज़न हो गए हमारे एस ऑर्बिटल के पास में कि वो अपने कैरेक्टर शेयर नहीं करना चाहता। अब मान लीजिए कि इस केस के अंदर हमारे पास में ये जो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, ये जो एन एटम है, मान लीजिए ये जो एन है, ठीक है। अब इस एन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, ये भी हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड हो गया अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, मैंने आपको बता दिया। और तीसरा जो आपका जेड एक्सेस पे होगा जो कि सामने की तरफ होगा, उसको मैं कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन में से समझा देता हूँ। ये हो गया मेरा एच तीसरा वाला, ठीक है। अब इनके बीच में अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टेरिक रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा, स्टेरिक रिपल्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं, इनके आपस में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। और इस केस में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ये जो लोन पेयर यहाँ पे विराजमान है, ये जो बैठा हुआ है लोन पेयर, तब तक जब तक नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एटम था तब तक तो वो एस कैरेक्टर शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना और इस मॉलिक्यूल की वजह से इस लोन पेयर के ऊपर भी जो है असर पड़ा। अब देखिए मैं असर कैसे पड़ा, जैसे ही ये 90 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से होगा आपका स्टेरिक रिपल्शन, इसकी वजह से क्या होगा? स्टेरिक
रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसी स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अब देखिए स्टेबिलिटी किसकी डिक्रीज हो रही है, ये पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, जिसमें ये लोन पेयर भी शामिल है। तो जैसे ही उसको समझ में आता है कि पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तब जाके वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन, थोड़े से जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो पी के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम परसेंटेज कैरेक्टर वो अपने पास ही रखता है, थोड़े बहुत परसेंटेज कैरेक्टर ही पी के साथ में वो शेयर करता है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं हमारे पास में, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो चारों के इक्वलेंट नहीं है। चारों के कैसे नहीं है, इक्वलेंट नहीं है। चारों के परसेंटेज कैरेक्टर इक्वलेंट नहीं है, यानी कि इन चार में से मान लीजिए जितने भी परसेंटेज कैरेक्टर्स या जितने भी बॉन्ड वहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब में परसेंटेज कैरेक्टर बराबर नहीं है। किसी एक का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू अदर परसेंटेज कैरेक्टर। तो देखिए ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन आइडियल। ये कैसा हो गया आपका, नॉन आइडियल हो गया, जैसे हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शनल ऑल्सो। नॉन आइडियल या फ्रैक्शनल भी आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। और इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आएंगे हमारे तीसरे वाले पे, जो कि होगा अनहाइब्रिडाइज्ड के लिए। तो ये नॉन आइडियल का हो गया, आइडियल मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरे पे बात करेंगे, दैट इज़ द हाइब्रिड सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर क्या होता है। ये मैं लिखूंगा अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो था पी एच थ्री मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था। अब देखिए फॉस्फोरस के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3s2 3p3, 3s2 3p3, यानी कि ये जो s ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये लोन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन दो और ये तीन इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड। अगर देखा जाए, देखिए फॉस्फोरस जो होता है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा एटम होता है। क्या होता है, एक बड़ा एटम होता है, बड़ा एटम होता है। और इसी बड़े एटम की वजह से जो सेंट्रल एटम अगर बड़ा है और साइड एटम्स जो होंगे उसके साथ में वो अगर छोटे हैं या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो 90 डिग्री पे ही क्यों ना हो, यहाँ पे कोई भी रिपल्शन आपको देखने को नहीं देख मिल रहा है। कोई भी रिपल्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम अगर लार्ज है और साइड एटम स्मॉल होने के साथ साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता, तो ये जो हमारा फॉस्फोरस है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाता, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाता। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि देखिए अब इसका साइज़ बड़ा है, साथ ही साथ में इसके जो साइड एटम्स हैं वो छोटे हैं, तो हमें यहाँ पे जो एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की जैसे नीड नहीं है, और वही यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा है, तो स्टेरिक रिपल्शन की भी यहाँ पे नीड नहीं होगी। जब इन दोनों के अंदर ये दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कैसा होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल हमने देखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं,
वीक बॉन्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग हुई है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग होती है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होंगे, वीक बॉन्ड्स होंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर हम लोग या तो बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं देखते हैं ऑर्बिटल्स की, या तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का नाम होता है भाई ड्रैगोज मॉलिक्यूल। क्या होते हैं ये? ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और ड्रैगोज मॉलिक्यूल को हम लोग आगे जाके ज़रूर पढ़ने वाले हैं, पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करूँगा मैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल को कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने पूरा का पूरा एनालाइज कर लिया स्टेरिक को लेके। किस चीज़ को लेके? स्टेरिक को लेके। स्टेरिक एनालिसिस हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर एनालिसिस के अंदर बच रहा है, दैट इज़ एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन, या अगर अपन ये कह सकते हैं कि एनर्जेटिक एनालिसिस और हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे भाई हेडिंग। हम लोग हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में हम लोग लिखेंगे एनर्जेटिक एनालिसिस और हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। अभी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट होता क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि ये मेरा पी ऑर्बिटल है और ये मेरा एस ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपस में जो है मिक्सिंग करेंगे। ये क्या करेंगे? आपस में मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर ये एनर्जी देखने को मिलेगी हमें। ये क्या देखने को मिलेगी? एनर्जी देखने को मिलेगी। ये कैसे होते हैं? लो एनर्जी के होते हैं। ये होते हैं लो एनर्जी के। तो जैसे ही ये मिक्सिंग करेंगे इनकी एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखेगी। और जो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट होता है इसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लो एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाता है तो एनर्जी चेंज आता है। यानी कि जो लो एनर्जी का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जब वो मिक्स होगा और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा तो एनर्जी जो है उसके अंदर चेंज आएगा। तो यही जो एनर्जी चेंज हुआ है इसी को हम लोग कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। अब ये चीज़, एक जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कंसेप्ट में आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो एनर्जी है ये रिक्वायर्ड एनर्जी है या रिलीज्ड एनर्जी है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग करवाएंगे तो इस मिक्सिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या इससे एनर्जी रिलीज़ होगी। तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो लो एनर्जी का मॉलिक्यूल था, लो एनर्जी का जो ऑर्बिटल था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में थोड़ी हाई एनर्जी के साथ में वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं रिलेट करके बताता हूँ आपको, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताता हूँ तो आप इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप पहले हेडिंग डालेंगे रिलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। रिलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिलेशन मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। लेट्स से कि ये मेरे लिए डी ऑर्बिटल है, ये मेरे लिए पी ऑर्बिटल है, ये मेरे लिए एस ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी के बीच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस पी हाइब्रिडाइज्ड, sp2, sp3। थोड़ा सा गैप मैं क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा सा गैप ज़रूरी रहेगा हमारे लिए, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इससे। ये हो गया P और ये हो गया S। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बनाया SP, ये मैंने बनाया sp2, ये मैंने बनाया sp3 और ये P के लिए, और यहाँ आ जाएगा sp3d। ये हो गया
थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रही है बार बार। पहले मैं इसको डायरेक्टली ऐड ऑन ही कर देता हूँ, तभी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 और ये 1। ठीक है, इसको ऐड किया जाए डायरेक्ट बेसिस पे। तो यहाँ पे ये एनर्जी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, 1 2 और ये से 3। ये हो गया आपका sp, ये 2 ऑर्बिटल, फिर 1 2 3 ये होगा sp2, फिर 1 2 3 4 ये हो गया आपके sp3 और ये p ऑर्बिटल। वहीं अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे हो जाएंगे मेरे लिए sp3d, ये हो गया sp3d2 और ये हो गया sp3d3। देखिएगा ज़रा, ये जो मैंने रिलेशन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस रिलेशन से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी लेवल्स हैं, उनका रिलेशन मैंने आपके सामने क्रिएट किया हुआ है। तो इसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो हाईएस्ट एनर्जी होगी ऑर्बिटल में, उसका रिलेशन किस तरीके से आएगा, तो मैं आपसे बोल देता हूँ कि डी ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp3d3 होगा, फिर होगा sp3d2, देन sp3d, देन sp3 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा p, फिर होगा sp3 और फिर होगा sp2, फिर sp एंड देन इन दी लास्ट s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ एनर्जी लेवल है किसके लिए। ये हमारा रिलेशन है जो एनर्जेटिक कंसेप्ट है या एनर्जेटिक एनालिसिस था, उसके बेसिस पे कि जो एनर्जी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है इन ऑल ओवर द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनके बेसिस पे हमें समझ में जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल किस एनर्जी लेवल पे बिलोंग करता है। तो ये ख़त्म होता है आपका एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार छोटा सा रिकैप मैं आपको देता हूँ कि ऑर्बिटल एनालिसिस जो होता है, इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा था। फिर स्टेरिक एनालिसिस की आज हमने बात की और एनर्जेटिक एनालिसिस की हमने बात की। स्टेरिक एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने बात कर ली कि जो आइडियल, नॉन आइडियल और अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर जो परसेंटेज कैरेक्टर्स होते हैं वो आइडेंटिकल वाले भी होते हैं, नॉन आइडेंटिकल वाले भी होते हैं। स्टेरिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत वहाँ पे क्यों पड़ती है वो भी हमें समझ में आ गया। एनर्जेटिक एनालिसिस के अंदर हमने ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया था और इसी एनर्जी लेवल के हिसाब से हमने इनको रिलेट कर दिया आपस में, और इसी रिलेशन के बेसिस पे हम लोगों ने ये निकाल लिया कि किसकी कितनी एनर्जी होती है और उसको हम लोगों ने डिक्रीजिंग फॉर्म में जो है सेट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।